हेलो साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि क्लास 9th की जो पुस्तक है संचार एवं प्रौद्योगिकी, उसी का हम लोग सेशन चालू रखे हुए हैं और आज हमारी 5th क्लास है। जो लोग नए हैं वो पहले की क्लास देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपकी 4 वीडियो मिल जाएगी और ये आज जो है हम 5th वीडियो की बात करने जा रहे हैं। तो क्या है इस 5th वीडियो में, क्या क्या कंप्यूटर के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग शायद यहाँ तक की बात कर चुके थे कि जो है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग संकेतों को बदलने में क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। इसके पहले की क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं और प्रश्न सारे यहीं से आने हैं। और एक बार आप क्लास को शेयर नहीं करते हो तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को ज़रूर शेयर किया कीजिएगा, ताकि हो सकता है आपकी वजह से किसी न किसी का जो है फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है डेटा संचरण के लिए, है ना। जब डेटा संचरण के लिए कई स्वतंत्र कंप्यूटर को किसी माध्यम से जोड़ा जाता है, जैसे ये मान लो इससे कई सारे स्वतंत्र कंप्यूटरों को जब हम जोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो व्यवस्था है, ये क्या कहलाती है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। क्या कहलाती है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती हैं। जैसा कि आप लोगों ने कभी कभी जेरोक्स की मशीन पे या जब आप कभी किसी ई मित्र की शॉप पे गए होंगे तो यहाँ पे एक मान लो ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर से मान लो एक जेरोक्स मशीन जुड़ी हुई होती है, एक आपका जो है एक फोटोग्राफी वाला प्रिंटर मान लो, है ना, और एक स्पीकर जुड़ा होता है ना, एक एलसीडी, एक सीपीयू, ये सारा सिस्टम जुड़ा होता है। तो ये सारा सिस्टम किस वजह से जुड़ता है, तो ये सारा सिस्टम जुड़ता है नेटवर्क की वजह से। किसकी वजह से जुड़ता है साथियों, ये सारा का सारा सिस्टम जुड़ता है आपका नेटवर्क की वजह से जुड़ता है। किसकी वजह से जुड़ता है, नेटवर्क की वजह से जोड़ा जाता है। यहाँ तक की बात आपको एकदम से समझ आ गई होगी कि नेटवर्क असल में होता क्या है। कि नेटवर्क जब डेटा संचरण के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है, जिससे अनेक सारे उपकरणों को जोड़ा जाता है, वो एक संरचना, एक पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी नेटवर्क कहलाती है। ठीक है, तो अभी ये कंप्यूटर में नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हुए चलूँगा। कि देखो, पहले इसमें दे रखा है कि साधनों का मिलकर उपयोग करना। देखो क्या होता है, नेटवर्क से ही तो हम लोग सभी साधनों का एक साथ उपयोग कर सकते हैं ना। कि जैसे कि मान लो आपने एक प्रिंटर लिया, ठीक है, अब आपने इधर से आपका फॉर्म भर गया, रीट वाला फॉर्म कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, ये आपका रीट का फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब इसके प्रिंट लेंगे तो किसके माध्यम से लेंगे, इस प्रिंटर के माध्यम से। तो ये किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी मतलब केबल, कोक्सियल केबल वगैरह, किसी न किसी माध्यम से ये जुड़ा होता है। इस वजह से आपकी जो है प्रिंट इससे निकल सकती है। और हैंड टू हैंड अगर आप मान लो यहाँ से गाना सुनना चाहते हो फॉर्म भरते भरते, तो आप यहाँ पे आपके म्यूज़िक सिस्टम से इसको ऐड कर दोगे स्पीकर से, तो ये चल जाएगा। यानी कि साधनों का एक साथ उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, नेटवर्क का उपयोग हम एक साथ करते हैं। अगले इसमें देखते हैं हम लोग संचार के माध्यमों के रूप में, संचार के माध्यमों के रूप में। तो संचार के माध्यमों के रूप में भी हम किसका उपयोग करते हैं, नेटवर्क का। यानी कि नेटवर्क से हम कई सारी डाटाओं को, सूचनाओं को जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेटवर्क के माध्यम से तो कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग अभी आज बात कर रहे हैं, तो किस वजह से, हमारे बीच में कोई ना कोई नेटवर्क काम कर रहा है ना। इस वजह से तो हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, इस क्लास को ऑनलाइन घर बैठ के भी ले सकते हैं, है ना। क्लियर, किसी न किसी माध्यम का जो है साथ ज़रूर होता है नेटवर्क में। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सभी को समझ में आ गई ना यहाँ तक की बात, कि सर हाँ, हम सभी को यहाँ तक की बात एकदम से अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है, इसके लिए मैं सॉरी, ठीक है ना। विश्वसनीयता और उपलब्धता। देखो, विश्वसनीयता और उपलब्धता का मतलब क्या होता है। विश्वसनीयता और उपलब्धता का मतलब होता है, यदि कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है, यदि कोई हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए या किसी अन्य कारण से कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, उससे जुड़े हुए दूसरे नेटवर्क का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लो आप जो है, जैसे मान लो अभी व्हाट्सअप चलाते हो, ठीक है, व्हाट्सअप चलाते हो, ठीक है ना, क्या चलाते हो, व्हाट्सअप चलाते हो। अब आपको एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, क्या करनी है,
फाइल ट्रांसफ़र करनी है। अब आपका व्हाट्सअप नहीं चल रहा है तो आप इस फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए टेलीग्राम का उपयोग कर सकते हो। बोलो यस या नो कि सर हाँ हम टेलीग्राम का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी होती है कि यहाँ पे अगर आपकी एक चीज़ नहीं चल रही, एक नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो आप इस फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे नेटवर्क का उपयोग कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है किसका, नेटवर्क का यह फ़ायदा होता है। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब जैसे लागत में कमी, अब जैसे मान लो मैंने कोई PDF खरीदी है, ठीक है, मैंने क्या खरीदी, कोई PDF या फ़ोटो खरीदा है ना, तो मैंने इसके मान लो 100 रुपये दिए, ठीक है ना, मैंने इसके 100 रुपये दिए। अब यह PDF सिर्फ मेरे पास ही होती है अगर मैं इसको ऑफलाइन में लाता तो, ठीक है ना, परंतु यह PDF मैं 100 लोगों को, अलग अलग लोगों को शेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो वो 100 लोगों को मैं 1-1 रुपये में शेयर कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे लागत में कमी आई या नहीं आई नेटवर्क से, कि सर आप बोलोगे बिल्कुल सर नेटवर्क से लागत में भी हमारी क्या आई, कमी आई। क्लियर, समझ में आ रही हो मेरी बात को, समझ आ रही होगी बिल्कुल, ठीक है। तो नेटवर्क का उपयोग देखो, तो नेटवर्क से क्या है, कोई भी सूचनाएं दूर दराज तक पहुंची जा सकती है। जैसे कि मैं यहाँ बैठा बैठा आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ, तो आप मेरे से काफ़ी दूर बैठे हो, तो यह किस वजह से संभव हो रहा है, तो सर आप कहोगे कि सर ये बिल्कुल नेटवर्क की वजह से ही संभव हो रहा है। तो जैसे कि अभी आप मान लो सपोज दैट कि आपको जो है रेलवे की जानकारी लेनी है, आपको जाना है, जैसे आपको जाना है वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी जाना है, ठीक है। अब वैष्णो देवी जाने के लिए क्या आप अभी रेलवे स्टेशन जाओगे चेक करने के लिए कि कौन सी ट्रेन कितनी बजे आती, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं जाएंगे हम तो वहाँ पे, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वेबसाइट, रेलवे की साइट पे, और वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि कौन सी ट्रेन कितनी बजे जा रही है। तो यानी कि दूर दराज की सूचनाएं हमें यहाँ बैठे उपलब्ध हो रही है, किस वजह से, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करने की वजह से। क्लियर, जी सर बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बात। आगे चलते हैं फैक्स के बारे में। फैक्स क्या होता है, फैक्स क्या होता है, अब यहाँ बैठे बैठे हम किसी को भी फैक्स भेज सकते हैं या फिर किसी का भी फैक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फैक्स के बारे में हम लोग पहले डिटेल से बात कर चुके हैं कि फैक्स होता क्या है। तो नेटवर्क से संबंधित होता है, बिल्कुल नेटवर्क से जुड़ सकते हैं हम फैक्स के द्वारा। आगे देखते हैं हम ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताई, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आज की दुनिया में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको पता है ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं। आपको पता है आप कभी भी किसी भी मोबाइल में या किसी भी एप्लीकेशन में रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे आपको मेल हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको जो है काफ़ी सुविधाएं जो है प्रदान करता है। जैसे कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट भेजना, कोई ऑडियो फाइल भेजना, कोई वीडियो फाइल भेजना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही है, आपको एक नेटवर्क से बांधे हुए रखती है, कंप्यूटर से जुड़ाव आपका पैदा करती है। क्लियर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले लो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि आप और मैं कभी कभी अगर आपकी इच्छा हो जाए कि आज सर से बात कर ली जाए, है ना, तो आप मुझे व्हाट्सअप से कॉल कर सकते हो, है ना। काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, टेलीग्राम पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता है, टेलीग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है आराम से। जूम एप्लीकेशन पे हो जाती है, काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। तो किस वजह से ये संभव हुआ है, इस सब सारा का सारा खेल क्या है, नेटवर्क का है। बिना नेटवर्क के हम लोग कुछ नहीं कर पाते। जैसे ऑनलाइन सेवाएं हैं, सारी की सारी एजुकेशन ऑनलाइन है, अभी आप पढ़ रहे हो, बैंकिंग, शॉपिंग, सारी की सारी ये सब चीज़ें किससे संभव हो पा रही है, नेटवर्क से संभव हो पा रही है। क्लियर, यहाँ तक की बात आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो थोड़ा सा एक बार कॉन्सेंट्रेट बना के रखना, हर एक चीज़ आराम से समझ में आएगी। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता है, देखो डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है, होता कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने और समझाने का अंतर आपको डिफ़िकल्ट बना देता है। क्या डिफ़िकल्ट कौन बना देता है, समझाने वाला या फिर आपकी समझने की क्षमता जो होती है वो आपको चीज़ों को क्या कर देती है, डिफ़िकल्ट बना देती है। कि हम सर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर चीज़ ईजी होती है, हर चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। क्लियर, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है कंप्यूटर नेटवर्क को। कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, फर्स्ट नंबर का। इसी से हम पढ़ते हुए आगे चलते चलेंगे कि कौन कौन से नेटवर्क आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर ले ऐसे सरफेसली बता देता हूँ। फिर आता है एक मेन होता है और एक होता है WAN, वेन होता है। क्लियर, समझ में आ रही है बात, यहाँ तक की बात आप सभी को समझ आ गई होगी, ठीक है। 3 टाइप देख ली हमने, अब वापस से हम वहीं पे आ जाते हैं, कहाँ पे, लोकल एरिया नेटवर्क। तो पहला प्रश्न क्या बनता है, सर लेन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप क्या बताओगे वहाँ पे कि लेन की सर फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है सर, लोकल एरिया नेटवर्क एक पर्टिकुलर जो है जगह होती है,
एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, एक पर्टिकुलर सीमित क्षेत्र होता है, उसके अंदर लेन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लेन का उपयोग किया जाता है। अब ये क्या काम करेगा सर कि किसी सिस्टम से अपने जो है आसपास के जितने भी कंप्यूटर होंगे उनको जोड़ने का काम करेगा। कौन करेगा? लेन करेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये लेन का क्या काम है, यहाँ से इस प्रकार के सभी डिवाइसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? लेन करता है। क्लियर? पहली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ है कि इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। तो ये मान लो कि किसी आपकी एक इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के बहुत सारे रूम्स हैं, उन रूम्स में ये डिवाइस जुड़ी हुई है और इनका कंट्रोल लेन करेगा, टोटल जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके द्वारा किया जाएगा। क्लियर? सभी को समझ में आ रही है जी। तो अब ये इतने सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक मास्टर कंप्यूटर इसमें होगा, एक मास्टर कंप्यूटर इसमें होगा और ये मास्टर कंप्यूटर क्या करेगा? इन सभी पर जो है नियंत्रण करेगा। यहाँ पे एक मास्टर कंप्यूटर होगा और वो सभी का क्या करेगा? जो नियंत्रण करेगा। ठीक है, और ये क्या, इसे क्या बोलते हैं? मास्टर कंप्यूटर को जो मास्टर कंप्यूटर होता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। ठीक है, और जो बाकी के जो ये जितने भी कंप्यूटर है, ये इधर उधर जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? डंब कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंब कंप्यूटर बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई कि सर हाँ हमको समझ में आ गई है, समझ में आ गई ना, है ना? डंब कंप्यूटर, और इन्हीं डंब कंप्यूटर को क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल बोलते हैं। इन्हीं डंब जो है कंप्यूटरों को क्या बोला जाता है? एक और टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल इनको बोलते हैं। सॉरी एक सेकेंड, है ना। इन्हीं डंब कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलेंगे? थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और ध्यान से, कि जो है आपकी लेन जो होता है, जो मेन कंप्यूटर होता है, जो मास्टर कंप्यूटर होता है, उसे क्या बोलते हैं? सर्वर हम बोलते हैं। और जो ये अड़ोस पड़ोस में जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? डंब, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं? टर्मिनल इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल इनको बोला जाता है। यहाँ तक की बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। और इन सभी को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? इन सभी जितने भी जो टर्मिनल है ना, जितने भी टर्मिनल, इनको जोड़ा जाता है एक केबल से। किससे जोड़ा जाता है? एक केबल से जोड़ा जाता है। और वो केबल कौन सी होती है? कोक्सियल केबल होती है। कौन सी होती है? कोक्सियल केबल होती है। कौन सी केबल होती है? या तो ट्विस्टेड पेयर केबल होगी या फिर कौन सी होगी? कोक्सियल केबल। आपने पढ़ी होगी पिछली क्लास में, ट्विस्टेड केबल पेयर केबल कौन सी होती है और कोक्सियल केबल कौन सी होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया है। समझ गए मेरी बात को कि सर हाँ समझ गए हैं हम? ठीक है, ओके। लेन में सिर्फ एक ही केबल से जो है सभी टर्मिनलों को जोड़ा जाता है। एक केबल लेंगे और इसी केबल से क्या करेंगे? सभी टर्मिनलों को एक ही केबल से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्लियर? सभी को समझ में आ गई ना। और एक इसमें लास्ट चीज़ आपको याद रखनी कि इसकी जो स्पीड होती है 10 MB से लेकर कितनी? 100 MB पर सेकेंड होती है। 100 MB पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको जैसे पता चल ही गया होगा कि इसकी जो है लचीला नेटवर्क है, सारे नेटवर्कों को बाधा पहुँचाए, इसमें बिना सारे नेटवर्कों को बाधा पहुँचाए और कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। ठीक है, लेन का क्षेत्र सीमित होने के कारण विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी काम में ली जाती है। लेन में सभी कंप्यूटर पर बैठकर अलग अलग व्यक्ति कार्य करते हैं, साथ ही परस्पर एक दूसरे के कार्य को देख भी सकते हैं और परिवर्तित भी कर सकते हैं। यानी कि आप ये जो लेन सिस्टम देख रहे हो ना, यहाँ पर जो अलग अलग कंप्यूटरों में कार्य होगा और इसके प्रोग्राम को जो ये खोल सकता है, इसके प्रोग्राम को ये चेक कर सकता है, इसके ये कर सकता है, इसके को ये चेक कर सकता है। ये सारे एक दूसरे से कंबाइन होकर जुड़े हुए होते हैं ये लेन प्रोसेस में। ठीक है, समझ, आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी सारी चीज़ आपको। अब बताएं मेन। ठीक है, तो मेन का क्षेत्र लेन से थोड़ा बड़ा होता है। जो लेन का मेन का जो क्षेत्र होता है वो मेन का क्षेत्र लेन से थोड़ा बड़ा होता है। और मेन की फुल फॉर्म क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ज़रूरी है कि जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या होता है? ये थोड़ा सा विस्तृत रूप में होता है, थोड़ा सा बड़े क्षेत्रों में होता है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में मान लो। इसका थोड़ा सा हम प्रयोग शहरी क्षेत्रों में करेंगे। ठीक है, जैसे बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंगों से नेटवर्क जुड़ा रहेगा, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, इस प्रकार से बिल्डिंगों से जुड़ा होगा, है ना।
तो बहुत सारी शाखाओं में अलग अलग क्षेत्रों में ये काम करेगा। लेन का जो है, लेन जो होता है उससे काफ़ी बड़ा नेटवर्क इसका होता है। क्लियर। जैसे अभी आपने देखा होगा केबल टीवी देखी होगी, है ना। केबल टीवी ऐसे जुड़ी होती है, एक कोई सिस्टम होता है, एक इसके घर में भेज दिया, एक इसके घर में भेज दिया, एक इसके कन्वेक्शन दे दिया, एक इसको कनेक्शन दे दिया। अब यहाँ से संचालित किया। स्टार प्लस लगाओ, स्टार प्लस में लगाओ सास बहू का सीरियल, ठीक है, सास बहू का सीरियल। अब यहाँ से चलाया भैया मैंने सास बहू का सीरियल, तो इसके भी यही चलेगा, इसके भी यही चलेगा, इसके भी यही चलेगा, इसके भी यही चलेगा। ये किसके द्वारा संभव है? तो सर आप बोलोगे कि सर ये मेन के द्वारा संभव है। क्लियर। ओके। अब मेन की फुल फॉर्म क्या होती है? मेट्रोपोलियन नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। क्या नाम है? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर। अब आता है WAN, वेन। क्या आता है? वेन, WAN। तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, वेन का पूरा नाम क्या होता है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, ये इससे भी बड़ा होता है। किससे? मेन से भी बड़ा होता है। सबसे छोटा लेन, फिर उससे बड़ा मेन, और मेन से बड़ा कौन होता है? वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब इसमें बहुत बड़ा स्तर होता है इसका संचार का, नेटवर्क का। यानी कि ऐसे आप कह सकते हो कि ये आपका पूरी की पूरी विश्व में फैला हुआ हो सकता है, पूरे देश में फैला हुआ हो सकता है, या फिर किसी प्रायद्वीपीय समूह पर फैला हुआ हो सकता है। यानी कि काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है, और यहाँ से कंप्यूटर डेटा आदान प्रदान करने में और केंद्र नियंत्रण के प्रसारण भी यहाँ से कर सकते हो आप। ठीक है। अब जैसे मान लो टेलीफोन लाइन हो गई, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई, माइक्रोवेव हो गया, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, माइक्रोवेव क्या होते हैं। ये सब पिछली क्लास में आप जब देखोगे तो आपको पढ़ाया हुआ मिलेगा। ठीक है। इनसे जुड़े हुए होते हैं कौन? वेन के नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। अब हम देखते हैं इसका जो नेटवर्क है जोड़ना थोड़ा जटिल होता है। देखो बड़ी श्रृंखला है, तो बड़ी श्रृंखला में नेटवर्कों को जोड़ना भी क्या होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। ठीक है, जटिल हो जाएगा, है ना। अब इनमें शॉर्ट सर्किट, तार टूटने के कारण, या फिर कोई भी सर्किट दोष आने की संभावनाएं भी क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि देखो बड़ा नेटवर्क होता है तो उसमें परेशानियां भी क्या आती है दोस्तों, ज़्यादा आती है। बड़े नेटवर्क में क्या आती है, परेशानियां भी क्या आती है, ज़्यादा आती है। अब जैसे इंटरनेट जो है, अब इंटरनेट क्या है, सिर्फ एक इंडिया में चल रहा है? नहीं, आप कहोगे सर पूरे होल विश्व में इंटरनेट चल रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? ये वेन का उदाहरण है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि देखो बड़े लेवल का काम है, वाइड एरिया नेटवर्क का काम बड़े लेवल का होता है। ये देखो ये ग्लोबल होता है ना, पूरा का पूरा सार्वत्रिक होता है। अब जैसे ये पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ इंटरनेट है ना, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो अच्छे से। क्लियर। सभी को समझ में आ रही है क्या बात? कि सर हाँ समझ में आ रही है। हाँ सर, ठीक है। अब देखते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी की हम लोग बात करेंगे कि जो किसी भी नेटवर्क के जो नोड्स होते हैं उनको परस्पर जो जोड़ने का तरीका होता है वो क्या कहलाती है, टोपोलॉजी कहलाती है। नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों, टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब ये जो टोपोलॉजी होती है, ये टोपोलॉजी क्या निर्धारित करती है? ये टोपोलॉजी निर्धारित कर रही है कि जो नोड्स हैं उनके मध्य जो डेटा संचरण हो रहा है वो कौन कौन से पथ से उपलब्ध हो रहा है, किस किस से पथ से जो है नेटवर्क से जो डेटा उपलब्ध हो रहा है, इसका ध्यान कौन रखता है? टोपोलॉजी। ठीक है। अब नेटवर्क स्थापित करने के लिए जो लागत, जटिलता है ना, काफ़ी सीमा तक टोपोलॉजी पर ही निर्भर करती हैं। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए जो लागत लगती है, उसकी जो जटिलता होती है, सब कुछ किस पर निर्भर करता है? टोपोलॉजी पर निर्भर करता है। ठीक है। तो अब टोपोलॉजी के बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे कि कुछ टाइप्स होते हैं टोपोलॉजी के, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले प्रकार की जो टोपोलॉजी होती है वो रेखीय टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखीय टोपोलॉजी, या फिर जो क्या कहलाती है, बस टोपोलॉजी कहलाती हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सारे के सारे कंप्यूटर सिर्फ एक ही केबल से जुड़े होते हैं। सारे के सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, सिर्फ एक ही केबल से जुड़े होते हैं, और इनको जोड़ने के लिए जो केबल काम में ली जाती है वो कोक्सियल केबल काम में ली जाती है। कौन सी केबल होती है? कोक्सियल केबल। अब कोक्सियल केबल क्या होती है, मैं कल की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। अब जो केबल होती है उनके दोनों सिरों पर क्या लगे होते हैं, टर्मिनेटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टर्मिनेटर लगे होते हैं। जो केबल होती है उनके दोनों सिरों पर क्या लगे होते हैं, टर्मिनेटर लगे होते हैं। और प्रत्येक कंप्यूटर या फिर प्रत्येक डिवाइस एक नेटवर्क
इंटरफेस कार्ड द्वारा नेटवर्क से जुड़ा होता है। जो प्रत्येक डिवाइस होती है ना, जो प्रत्येक डिवाइस होती है वो एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, क्लियर। और जो प्रत्येक NIC होती है उसका एक विशिष्ट एड्रेस होता है जो कि यूनिक एड्रेस कहलाता है। जो प्रत्येक एड्रेस होती जो प्रत्येक NIC होती है, जो प्रत्येक NIC होती है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, जो केबल होते हैं उसके सिरों पर 2 टर्मिनेटर होते हैं, और जो प्रत्येक कंप्यूटर या प्रत्येक डिवाइस होती है उसके जो प्रत्येक युक्ति या प्रत्येक कंप्यूटर या प्रत्येक डिवाइस होती है वो एक किसी न किसी इंटरफेस कार्ड से जुड़ी होती है, जो से क्या कहते हैं NIC, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़ी होती है। और ये कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है, यूनिक एड्रेस कहलाता है। क्लियर। ठीक है, और ये सबसे सरल प्रकार की होती हैं। इसमें डाटा संचरण के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि प्रत्येक कंप्यूटर ऑन हो, ये ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि अगर ये कोई एक कंप्यूटर ऑफ भी होगा तो भी डाटा संचरण आगे से आगे चलता रहेगा। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाता है तो भी आगे वाले कंप्यूटर जो है वो चालू रहेंगे। क्लियर। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ ठीक है, यानी कि बीच में एक कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाए तो भी आगे के कंप्यूटरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की जो है टोपोलॉजी में, रेखीय बस टोपोलॉजी में। ठीक है, यानी कि इसमें टोपोलॉजी में नेटवर्क का नियंत्रण केंद्रीकृत नहीं होता है, अतः कोई भी खराबी हो जाने पर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मतलब इस पर किसी का भी एक का कंट्रोल नहीं होता है ना, किसी एक कंप्यूटर का। तो इसमें क्या है, अगर मान लो यहाँ पे कोई खराबी होगी ना तो इसको थोड़ा ढूंढना क्या है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके सेंटर में कोई नहीं होता है, इसका कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं होता है। अगर मान लो यहाँ पे खराबी होगी ना तो इस पूरे के पूरे को नेटवर्क को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर, ऑफ करना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब आती है वृत्ताकार या वलयी टोपोलॉजी। अब वृत्ताकार मतलब नाम से पता चल रहा है कि रिंग में से रिंग टोपोलॉजी होगी, एक सर्कुलर टोपोलॉजी होगी। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, एक ट्विस्टेड पेयर या कोक्सियल टेबल या फिर कोक्सियल केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। तो पहली वाली को तो किससे जोड़ा जाता है, सिर्फ कोक्सियल केबल से। ठीक है, कोक्सियल केबल से किसको जोड़ा जाता है, रेखीय या बस टोपोलॉजी को। और वृत्ताकार टोपोलॉजी को जोड़ा जाता है कोक्सियल केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, है ना। और ये क्या करेगा, प्रत्येक नोड जो है एक दूसरे के समीपवर्ती नोड से जुड़ा रहेगा, यानी कि एक नोड से डाटा प्राप्त करता है और दूसरे को क्या कर देता है, संचारित कर देता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, जैसे मान लो ये है, तो अब इससे डाटा प्राप्त किया और इसको संचारित कर दिया, है ना। प्रत्येक एक दूसरे नोड से जुड़ा होता है। अब ये क्या करेगा, जब इस नोड से डाटा प्राप्त करेगा ना तो इसको एम्पलीफाई करके इसको भेजेगा। क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, इसको परिवर्तित करके भेजेगा, एम्पलीफाई करके फिर इसको भेजेगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। इस प्रकार जो नोड से जुड़ा होगा और इसके नोड से जो डाटा आएगा इसको क्या करेगा, एम्पलीफाई, और फिर इसको भेजेगा। कौन करेगा ये काम, रिंग टोपोलॉजी में होगा। क्लियर, रिंग टोपोलॉजी में होगा। और इसमें भी क्या है, एक मुख्य कोई भी नियंत्रक कंप्यूटर नहीं होता है, यह भी पीयर टू पीयर होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डाटा संचरण केवल एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करता है, और ना ही इसमें रिपीटर्स की आवश्यकता होती है, ना ही इसमें क्या होती है, रिपीटर्स की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु इसमें यदि एक कंप्यूटर ठीक से कार्य नहीं करे तो पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। अब उसमें तो क्या बात हुई थी पहले, रेखीय वाले में तो अगर कोई एक कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो फिर भी दूसरे कंप्यूटर यहाँ पे काम कर सकते हैं, परंतु अगर इसमें एक कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात कि सर हाँ समझ में आ गई। एक नोड को हटाने पर या नया नोड जोड़ने पर जो है पूरा नेटवर्क बाधित होता है। यानी कि मान लो एक नेटवर्क यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ ना, तो इसको हटाने के लिए पूरा नेटवर्क मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर, अगर मैं इसको हटाने के या फिर इसकी जगह कोई दूसरा जोड़ता हूँ तो अभी मुझे पूरा नेटवर्क क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑफ करना पड़ेगा रिंग टोपोलॉजी में। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में जो है सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। सेंट्रल डिवाइस को क्या बोलते हैं, हब कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हब कंप्यूटर जो बोलते हैं। और जो क्या होता है, ये कोई भी नोड्स से सीधे हुए जुड़े हुए होते हैं, और इसका जो नियंत्रण होता है वो कौन करता है, हब करता है। ठीक है, आगे चले।
ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे आपको पता चले गया होगा, जब इससे जुड़ा होता है ना, ये इससे एक हब से जुड़ा होता है, तो कहने का मतलब क्या है, सेंट्रल जो इसका जितना भी नियंत्रण होता है वो केंद्रीय हब पर, केंद्रीय कंप्यूटर पर सारा होता है। और एक नेटवर्क अगर इसमें ये वाला ख़राब हो जाता है तो इससे अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे इससे जुड़े हुए हैं। तो अगर इसको हटा भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको हटा दोगे तो इन तीनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये स्टार टोपोलॉजी में होता है। क्लियर, समझ में आ गई ना बात? हाँ ठीक है। अब वृक्ष टोपोलॉजी में क्या होती है, जैसे आपने हायरार्किकल मॉडल पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी में मैंने पढ़ाया भी होगा शायद, अगर मैंने क्लास ली होगी तो, पर मुझे नहीं लगता है कि कुछ कुछ लोगों को पढ़ाया है शायद, है ना, वीसी में पढ़ाया है। तो जिस प्रकार से साइकोलॉजी में हायरार्किकल मॉडल होता है ना, इस टाइप से ये दो होंगे इस टाइप से, है ना, फिर इसके कुछ 3 पार्ट्स होंगे इस टाइप से, एक वृक्षनुमा संरचनाएं बन जाती है। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो कि हायरार्की में क्या होता है, इस रूट नोड जो सेंट्रल हब होता है इसको इस टाइप से जोड़ा जाता है, इस 2 सेकेंडरी हब में जोड़ा जाएगा, फिर इसको अलग अलग पार्टीशन में, डिवाइस में जोड़ा जाएगा। क्लियर, समझ गए मेरी बात को? प्रथम अनेक सारे इस तरह हो सकते हैं इसके। तो ये थोड़ा सा ट्री वास्तव में बस टोपोलॉजी का थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप दिखेगा आपको, और इसमें जो है कई सारे क्या दिखेंगे आपको, हब दिखाई देंगे, छोटे छोटे हब। ठीक है। अब जैसे मान लो ये ख़राब हो गया तो इस पर कोई ना असर थोड़ी ना पड़ रहा है इसका, इस टाइप का इसमें डिज़ाइन होती है ट्री टोपोलॉजी में। ठीक है, ओके। ग्राफ, अब देखो, अब जाल टोपोलॉजी देखो, इसमें से प्रश्न कम आते हैं, परंतु मान लो बाय द वे बन जाए तो भी मेरा फ़र्ज़ है कि पढ़ाना ज़रूरी है थोड़ा सा, कि जैसे आपको पूछ ले प्रश्न में कि ट्री टोपोलॉजी किसका नाम है, तो आप क्या वहाँ पे करोगे, हायरार्किकल टोपोलॉजी इज ट्री टोपोलॉजी। ठीक है। अब वो आपसे पूछ लेगी किस प्रकार की टोपोलॉजी में जो है एक डिवाइस ख़राब होने पर संपूर्ण नेटवर्क बाधित नहीं होता है। तो अभी मैंने स्टार वाले में बताया, स्टार वाले में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर यहाँ पे इस टाइप से एक कंप्यूटर यहाँ पर ख़राब हो जाए तो इन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है ना। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक है। ग्राफ या जाल, अब इसमें क्या होता है, सब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है मान लो ये इससे जुड़ा हो, ये इससे भी जुड़ा हो सकता है, इससे भी जुड़ा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। आवश्यक नहीं है कि सभी नोड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, परंतु एक जाल नुमा संरचना होने के कारण क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं जाल ट्रोपोलॉजी। तो यहाँ प्रश्न क्या बन सकता है कि ग्राफ ट्रोपोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, जाल ट्रोपोलॉजी है। क्लियर। और यहाँ पर सभी नोड एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता है, कोई ना कोई, ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये है ना, ये इससे जुड़ा हो सकता है, इससे जुड़ा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इससे जुड़ा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है इससे जुड़ा ही हो, परंतु अधिकांशतः सभी एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हुए होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ नेटवर्क की युक्तियाँ, है ना। आज की क्लास में इस चैप्टर 3 को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना के चलना मेरे साथ साथ में। ठीक है। अभी 27 मिनट की क्लास हो चुकी है, 10 मिनट की और मान लो, लगभग 10-15 मिनट की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे मॉडेम की। देखो मॉडेम क्या होता है, ठीक है, मॉडेम क्या होता है अभी मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। ठीक है, मॉडेम क्या होता है कि मॉडेम क्या करता है, कुछ सिग्नल्स उत्पन्न करता है। मॉडेम क्या करता है, सिग्नल्स उत्पन्न करता है, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करेगा, इन सिग्नलों को कम व्यय में, कम खर्च में भेजेगा। ठीक है, जो मॉडेम होता है वो क्या करता है, कुछ सिग्नल्स उत्पन्न करता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसको क्या क्या कैसे भेजेगा, कम खर्चे पर इसको भेज देगा। ठीक है। अब जैसे सामान्यतः एनालॉग फ़ोन मॉडेम काम में लेते हैं, नॉर्मली जो हम एनालॉग फ़ोन होते हैं उसका काम मॉडेम के रूप में करते हैं, और जिनकी सहायता से कंप्यूटर को फ़ोन लाइन से जोड़ा जा सकता है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको कैसे समझाऊँ इसको, ये सिग्नलों को चेंज करता है, मतलब कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल है उसको समझाता है, और डिजिटल सिग्नल से क्या करता है, उत्पन्न करता है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जो टेलीफोन लाइन होती है ना, सुनो मेरी बात अच्छे से समझाऊँ मैं आपको, टेलीफोन लाइन होती है ना, उसमें क्या होता है, टेलीफोन लाइन में सिर्फ एनालॉग सिग्नल भेजे जाते हैं, और कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल समझता है सिर्फ, है ना। कंप्यूटर कौन से सिग्नल समझता है, डिजिटल, और टेलीफोन लाइन क्या करती है, एनालॉग सिग्नल समझती है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या करता है, कॉम्बिनेशन का काम, सामंजस्य उत्पन्न करने का काम कौन करता है, मॉडेम करता है। कौन करता है, मॉडेम करता है। मतलब अब समझो आप बात, मॉडेम क्या करेगा कि एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में बदलेगा और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलेगा। कौन बदलेगा,
मोडेम बदलेगा। समझ गए मेरी बात को। अब ये डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलेगा ना, ये डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलेगा। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ये प्रोसेस कहलाती है मॉड्यूलेशन। क्या कहलाती है, मॉड्यूलेशन, ठीक है। और ये एनालॉग सिग्नलों को जब डिजिटल में बदलेगा तब ये प्रोसेस कहलाती है डीमॉड्यूलेशन। तो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन, और एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो दूसरे नंबर पे डी, तो डीमॉड्यूलेशन, और आगे डी आ रहा है तो आप क्या करोगे, मॉड्यूलेशन। तो ये काम कौन करेगा, आपका मॉडेम करेगा, ठीक है। अब आता है आपका रिपीटर। रिपीटर क्या काम करता है, जब भी कोई संचरण के माध्यम में कोई संकेत चलता है और ये संकेत चलता चलता मान लो यहाँ कमज़ोर पड़ने लग जाता है, तो इस सिग्नल को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी कंप्लीट यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये क्या करता है, इसकी हेल्प करता है। क्या करता है, इसके जो कमज़ोर पड़ रहे हैं इसको एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करके इसको यहाँ तक पहुँचा देता है। ये काम कौन करता है, रिपीटर करता है। समझ गए मेरी बात को, ये सर समझ में आ रही होगी ना। हाँ, एम्पलीफाई का क्या काम है, जब कोई भी सिग्नल कमज़ोर पड़ जाते हैं तो उनको एम्पलीफाई करते हुए दूसरे वहाँ पर तक जहाँ तक पहुँचाना होता है ना, जैसे कंप्यूटर एक्स से कंप्यूटर वाई तक पहुँचाना है, तो यहाँ पे रिपीटर लगा दो आप। अगर इसके जो है सिग्नल कम पड़ रहे हैं ना, तो रिपीटर लगाते ये सिग्नल वाई तक पहुँच जाएंगे। क्लियर। अब ये रिपीटर दो प्रकार के होते हैं। रिपीटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है एम्पलीफायर रिपीटर, दूसरा होता है सिग्नल जनरेशन डिवाइस। एम्पलीफायर रिपीटर और दूसरा क्या होता है, सिग्नल जनरेशन डिवाइस। देखो मॉडेम का काम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि मॉडेम क्या करता है। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में बदलेगा, ठीक है, और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलेगा। जब एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में बदलेगा तो क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन कहलाएगा। और जब डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों को जब डिजिटल में बदलेगा, एनालॉग सिग्नलों को जब डिजिटल में बदलेगा तो डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा, डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा। और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलेगा जब क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो एनालॉग को डिजिटल में बदलेगा तो डीमॉड्यूलेशन, और डिजिटल को एनालॉग में बदलेगा तो मॉड्यूलेशन। ये प्रश्न आ सकता है भैया, थोड़ा सा कन्फ्यूज वाला है पर थोड़ा सा याद रखना आप। तो लास्ट देखो, ए से डी में बदलेगा ना, ए से डी में जाएगा तो डी से डी मॉड्यूलेशन याद रख लेना, और डी से ए में जाएगा तो इसका उल्टा मॉड्यूलेशन याद रख लेना आप लोग, ठीक है। आपके समझ में आ गई होगी बात। रिपीटर समझा दिया मैंने आपको। एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है। एम्पलीफायर क्या होता है, जो सिग्नल्स आते हैं ना, जो सिग्नल्स आते हैं तो वो मेन सिग्नल के साथ साथ नॉइज़ भी लाते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, एम्पलीफायर केवल सिग्नल्स को परिवर्तित करने का काम करते हैं, और जो मुख्य संकेतों के साथ साथ जो अवांछनीय संकेत होते हैं उनको भी क्या कर देता है, एम्पलीफायर परिवर्तित कर देता है। जो मेन सिग्नल्स होते हैं उनके साथ में जो नॉइज़ सिग्नल होते हैं ना, उनको भी क्या कर देता है, एम्पलीफायर परिवर्तित करने का काम करता है। और ये सिग्नल जनरेशन डिवाइस क्या करता है, इसमें से जो नॉइज़ होते हैं ना, नॉइज़ या अवांछनीय संकेत, उनको क्या कर देता है, अलग कर देता है, उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। सिग्नल जनरेशन डिवाइस, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस, ठीक है। ब्रिज क्या होती है, ब्रिज क्या होती है, ब्रिज एक ऐसी युक्ति होती है जो अलग अलग संचार माध्यम में प्रयुक्त होने वाले नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये देखो, ये ब्रिज क्या कर रही है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। अलग अलग संचार में प्रयुक्त होने वाले नेटवर्कों को जोड़ने का क्या कर रही है, काम कर रही हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, सिर्फ इसमें ब्रिज में ये याद रखना है कि दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का या संचार माध्यमों को जोड़ने का काम कौन करती है, ब्रिज करती है। कौन करती है, ब्रिज करती है। और वैसे भी ब्रिज जोड़ने का ही काम करती है ना। अब देखो राउटर क्या होता है ना। तो राउटर भी दोनों ब्रिज की तरह होता है, और दोनों ये भी क्या करता है, अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का ही कार्य करता है। और जो ब्रिज होती है उससे बेस्ट काम करता है, ब्रिज से क्या करता है, बेस्ट काम करता है, ब्रिज से अच्छा काम करता है। ये कौन करता है, राउटर, ठीक है। और ब्रिज क्या करती है, संकेतों को केवल आगे के मार्ग में देता है, जबकि राउटर उन्हें क्या कर देता है, परिष्कृत भी करके आगे भेजता है, मतलब अच्छे से उनको मॉडिफाई करके आगे भेजता है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को कि हाँ, राउटर इससे जुड़े सभी नेटवर्कों से डाटा प्राप्त करता है और पहुंचने के पते के आधार पर इन्हें आगे
प्रेषित करता है। राउटर क्या करेगा, पहले तो सारी की सारी चीज़ राम खान इसकी चेन चेक करेगा, फिर अगर इसमें कुछ कमियां होगी तो इसको सही करेगा, फिर उसके बाद में इसको आगे के नेटवर्क पे भेजेगा, जो भी इसका एड्रेस होगा उस पर भेजेगा। ठीक है, क्लियर। देखो जैसे मान लो ये राउटर है, राउटर जैसे वाईफाई होती है ना, वाईफाई में लगा होता है राउटर, है ना, राउटर। तो जैसे इसने इससे क्या किया, डेटा एक्सेप्ट किया, और ये डेटा करके आपको देगा वायरलेस डिवाइस में, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, जैसे आपके एक मोबाइल में दे दिया, दूसरे मोबाइल में दे दिया, तीसरे मोबाइल में दे दिया। तो इसने कहाँ से डाटा प्राप्त किया, इंटरनेट से डाटा प्राप्त किया राउटर ने, और यह क्या करता है, आपको वाईफाई के जरिए सभी डिवाइसों में क्या कर देगा, डाटा स्थानांतरित कर देगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात कि सर हाँ समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, गेटवे क्या काम करता है, ये भी ब्रिज राउटर की तरह अलग अलग नेटवर्कों से परस्पर जोड़ने वाली युक्ति। भाई नेटवर्कों को जोड़ने का काम क्या करती है, गेटवे करती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। और गेटवे की तकनीक राउटर से भी अधिक जटिल होती है, और इसकी सहायता से दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्कों से जोड़ा जा सकता है। यानी कि अलग अलग डिफरेंट तरीके के नेटवर्कों को जोड़ने का काम कौन करता है, गेटवे। तो प्रश्न कैसे आएगा कि दो भिन्न भिन्न नेटवर्कों को किस तकनीक से जोड़ा जाता है, तो वो ऑप्शन में देगा राउटर या फिर गेटवे, है ना। और आपका पहले नंबर का क्या था, आपका इससे पहले राउटर से पहले ब्रिज। तो आप क्या करोगे, दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों की जब बात होगी तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे करोगे गेटवे। ठीक है, दो भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है। अब ये दो भिन्न भिन्न प्रकार का नेटवर्कों से जोड़ने का काम कौन नहीं कर सकता, रिपीटर नहीं कर सकता, ब्रिज नहीं कर सकता, राउटर नहीं कर सकता। सिर्फ कौन कर सकता है ये काम, गेटवे। और गेटवे आपको पता है, गेट होता है ना, गेट तो आने का भी होता है और जाने का भी होता है ना। तो दो भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने का काम कौन करेगा, गेटवे करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यही आता है यहाँ से, और कुछ भी इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, होस्ट क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के प्रोग्रामों का निष्पादन करना होता है। इन कंप्यूटर को क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। होस्ट क्या करता है, जो WAN होते हैं ना, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब जिसके अंदर जितने भी उपयोगकर्ता होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनके जितने प्रोग्राम होते हैं उनका क्या करेगा, निष्पादन करेगा। और निष्पादन करता है तो ये निष्पादन करने की जो प्रोसेस होती है, जो ये क्या कहलाती है, होस्ट कहलाती है। कंप्यूटर को होस्ट कहा जाता है। जो निष्पादन करेंगे ना WAN में जितने भी कंप्यूटर, वो सब क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। और होस्ट एक संचार उपजाल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो WAN में आपको पता है, देखो एक यहाँ जुड़ा होता है, एक यहाँ जुड़ा होता है, एक यहाँ जुड़ा होता है, एक यहाँ जुड़ा होता है। ये सारे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, होस्ट होंगे। ठीक है, और ये परस्पर किसी न किसी एक संरचना से, किसी न किसी एक माध्यम से, एक मीडियम से जुड़े होते हैं, एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है नेटवर्क, आपका उपजाल कहलाता है। और ये जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं एक दूसरे से, वो क्या कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब किसी भी कंप्यूटर को होस्ट कब कहा जाएगा, जब वो ऐसी सुविधाएं प्रदान करता हो कि जिनका उपयोग नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर या उपकरण भी कर सके। तो होस्ट कब कहलाएगा कि जैसे ये होस्ट जब कहलाएगा, पूरा सिस्टम ये होस्ट जब कहलाएगा कि इससे जुड़े हुए जो ये दूसरे नेटवर्क जो है ना, जितने भी कंप्यूटर हैं, इनका उपयोग ये सभी कर सके। ठीक है, क्लियर, ओके। जैसे ईमेल, मैसेंजर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका उपयोग सभी कर सकते हैं ना। तो इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। किसी भी एक कंप्यूटर को होस्ट तभी कहा जा सकता है जब वह कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता हो जिनका उपयोग नेटवर्क से जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटर या उपकरण भी कर सके। जैसे ईमेल है, तो ईमेल का उपयोग सभी कर सकते हैं, है ना। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग सभी कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब सब उपयोग कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब ये RJ कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, RJ45 क्या होता है। तो RJ45 इसे समझ लो, एक केबल टीवी होती है ना आपकी, केबल, है ना। तो केबल से क्या होता है, दो डिवाइसों को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, दो डिवाइसों को एक लाइन से कनेक्ट किया जाता है, ये कहलाती है आपकी RJ45। ठीक है, क्लियर, ओके।
देखो जैसे इस टाइप की केबल का आप टेलीफोन लाइंस में इनमें उपयोग में लेते हैं ना, बहुत सारी जगह देखा होगा नेटवर्किंग केबल का। तो ये क्या होती है, RJ45 संयोजक जोड़ने का काम करती है दो डिवाइस को, ठीक है। एक होता है इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड को मैंने बताया है आपको, इसे NIC भी कहते हैं। और NIC का क्या प्रयोग था, आपको मैंने पहले बताया था। NIC का क्या प्रयोग था, जल्दी से मुझे बता दो एक बार। देखो NIC का क्या काम था कि वास्तव में एक लेन अनुकूलक, ये LAN एडाप्टर होता है जो किसी लेन को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए, मदरबोर्ड जो होती है लेन को जोड़ने के लिए इसे मदरबोर्ड में लगाया जाता है ना। किसी डिवाइस को जोड़ने का काम करता है। मैंने पहले बताया था आपको कि कंप्यूटर के अंदर किसी डिवाइस को जोड़ने का काम क्या करता है, NIC करता है। क्या करता है, NIC करता है ना। और इसको किस में लगाया जाता है, NIC को, तो इसको लगाया जाता है मदरबोर्ड में। किस में लगाया जाता है, मदरबोर्ड में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, मदरबोर्ड में लगाया जाता है, ठीक है। अब मैंने ऊपर भी बताया था इसके बारे में। NIC क्या होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जब दो डिवाइसों को जोड़ा जाता है, ठीक है। डिवाइसों को जोड़ा जाता है, जोड़ने की युक्ति जो होती है वो क्या कहलाती है, NIC कहलाती है। और जो है किसी भी कंप्यूटर को लेंस से जोड़ने के लिए इसे केस में लगाया जाता है, मदरबोर्ड में लगाया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क से अगर किसी कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो उसे किसके, उस कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये उस कंप्यूटर के लेंस से जुड़ पाता है, ठीक है, क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। नोड। नोड क्या होती है, लेंस से जुड़ी कोई भी युक्ति या उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉडेम आदि क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं ना, लोकल एरिया नेटवर्क से जो भी युक्तियाँ जुड़ी है, जो भी उपकरण जुड़े हुए हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर। हब आपको समझ में आ ही गया होगा। हब से मैंने आपको बताया था बहुत सारे जुड़े हुए थे ना नोडल्स जो हब से, ठीक है ना। एक केंद्र बिंदु होता है ना, केंद्र बिंदु, सेंट्रल बिंदु, ठीक है। इससे बहुत सारे क्या जुड़े होते हैं, कंप्यूटर। तो ये मेन जो सेंटर होता है ना, वो क्या कहलाता है, हब कहलाता है, ठीक है। और बाकी सारे जो भी जुड़े होते हैं ना, सभी नोड्स केबल, वो सब किससे जुड़े होते हैं, इस हब से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आगे चले। देखो ये देख लो, हब दिख गया होगा आपको, ये हब है, ठीक है ना। यहाँ से इसको जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। हब से जुड़े होते हैं सभी के सभी, ठीक है। अब पहला होता है एक डंब हब। क्या होता है, ठीक है। डंब हब में केवल एक एनोड से दूसरे एनोड को भेजने का काम करता है। जो संकेत होते हैं सिर्फ इसको एक एनोड से दूसरे एनोड पे भेजा जाता है डंब में। और स्मार्ट में क्या होता है, इसको जो संकेत होते हैं इनको प्रसारित करने के अलावा इनको प्रबंधन का कार्य भी किसका होता है, स्मार्ट हब में। स्मार्ट हब क्या करता है, सिर्फ यहाँ जो होता है डम हब, तो सिर्फ एज इट इज़ इसको भेज देगा, ठीक है। स्मार्ट हब में क्या करेगा, इनको संकेतों को प्रसारित भी करेगा, साथ साथ दो काम करेगा। और बुद्धिमान हब क्या करेगा, बुद्धिमान जो है हब, वो प्रबंधन के साथ साथ इसको एक से अधिक लेनों को भी आपस में जोड़ सकता है। एक से अधिक लेनों को भी क्या कर सकता है, आपस में जोड़ सकता है, ठीक है, क्लियर। बुद्धिमान हब समझ में आ गया होगा। बैकबोन क्या होती है, तो देख लो आप थोड़ा सा। यह एक उच्च बैंड विड्थ संयोजक होती है, हाई बैंड विद लिंक होती है, जिससे अनेक नोड या हब जोड़े जाते हैं। बैकबोन से क्या करते हैं, एक से अधिक नोड या हब जोड़े जा सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत सारा डाटा एक साथ गुजर सकता है। किसी संस्थान या बड़ी बिल्डिंग में लेन को बैकबोन के माध्यम से जोड़कर एक विस्तृत नेटवर्क बनाया जा सकता है। दो नेटवर्कों के बीच का सारा डाटा यातायात बैकबोन के माध्यम से गुजरता है, ठीक है ना। अब जैसे कोई दो तीन इंस्टीट्यूट है आसपास में, तो उनको क्या करेंगे हम, बैकबोन से क्या करेंगे, बैकबोन से जोड़ देंगे, ठीक है। कभी कभी आपने टीवी का एक रिसीवर देखा होगा, टीवी का एक रिसीवर देखा होगा, रिसीवर, ठीक है। उसके पीछे दो केबल के ऐसे लगे होते हैं। तो एक तो क्या होती है, आपको केबल कनेक्शन देती है, और एक इस दूसरे जो कनेक्शन होता है इससे आप क्या कर सकते हो, एक ही छतरी से दूसरे उसको जोड़ सकते हो, रिसीवर को। ये चीज़ होती है बैकबोन। क्या होती है, बैकबोन, ठीक है। शॉर्ट भाषा में समझा दिया मैंने। एक से दूसरे को जो स्विच, आपको पता ही है स्विच क्या होता है, कि स्विच हब की इस तरह की एक ऐसी कंप्यूटर नेटवर्क युक्ति होती है जो विभिन्न नोड्स को परस्पर जोड़ने का कार्य करती है। किंतु स्विच की कार्यप्रणाली साधारण हब की कार्यप्रणाली से अलग होती है। यहाँ हब में एक स्रोत से प्राप्त डाटा या सूचना हब से संबंधित सभी युक्ति को भेजी जाती है। वहीं स्विच में स्रोत से डाटा या सूचना गंतव्य पते के अनुसार केवल गंतव्य कंप्यूटर या गंतव्य युक्ति को ही क्या की जाती है,
प्रेषित की जाती हैं और स्विच की सहायता से नेटवर्क की यातायात को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें से प्रश्न आता भी नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए इस क्लास को यहीं विराम देंगे। किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव होता है जब वह कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, ये भी कोई बात है क्या? ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाओं का आदान प्रदान डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है, पता है ना। परंपरागत साधनों से सूचनाओं का आदान प्रदान में काफ़ी समय लगता है तथा इसकी कीमत निरंतर बढ़ती जा रही है। संचार में तीव्र गति आ रही है ना। प्रेषक प्राप्त करता, ये मैंने आपको कल बता दिया। किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक है। अगर कोई संदेश भेज रहे हैं किसी रिसीवर तक तो किसी न किसी मीडियम का यहाँ पे होना क्या है, ज़रूरी होता है। मीडियम का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जो है प्रेषण तारों को दो भागों में बांटा जाए। कल के क्लास में देखा है तार वाले माध्यम, बेतार वाले माध्यम। और आगे देखो ट्विस्टेड केबल, ये जो है प्रेषण के माध्यम होते हैं। ट्विस्टेड केबल क्या होती है, कोक्सियल केबल क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग कल की क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लेना इसको। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि जो है सामान्यतः विद्युत संकेतों के रूप में जो काम होते हैं डेटा संचरण के, दो प्रकार के संकेत होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। मैंने बता दिया कल के क्लास में। डेटा संचरण के लिए कई प्रकार के स्वतंत्र कंप्यूटर को किसी माध्यम को एक साथ से जोड़ा जाता है। ये क्या कहलाती है, नेटवर्क, अभी बात की है। ठीक है, और नेटवर्क की 3 श्रेणियाँ, लेन, मेन, वेन। कुछ याद नहीं हो तो इनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना। कुछ भी समझ में नहीं आए तो इनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने की टेक्निक क्या कहलाती है, टोपोलॉजी कहलाती है। नेटवर्क के नोड जो होते हैं उनको परस्पर जोड़ने का काम कौन करती है, टोपोलॉजी करती है। ठीक है, और ये क्या निर्धारित करती है कि नोड्स के मध्य डाटा संचरण के लिए कौन कौन से पथ उपलब्ध होंगे। ये निर्धारित भी कौन करती हैं, टोपोलॉजी ही करती हैं। कि जोड़ेगी ये तो यही निर्धारित करेगी। बाकी आप अभ्यास प्रश्न जो कल और आज की क्लास में देखे होंगे उससे आपके अभ्यास प्रश्न हो जाएंगे। फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देना। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।